आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारा आज के प्रोग्राम में बात शदीद मौसम के असरात को कम करने के मेजर्स की। जी हाँ, भारत हमेशा से ही शदीद मौसम के असरात से दो चार होता रहा है। कभी शदीद गर्मी, धूप और बारिश, तो कभी शीत लहर की चपेट में पूरा देश। लगभग हर साल एक्सट्रीम मौसम की यही कहानी है, लेकिन हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि यह सब कुछ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी है। लेकिन हमारे जानने वाली बात यह है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट के असरात को कम करने के लिए हमारे मुल्क ने क्या नए तरीके अख्तियार किए हैं, वो क्या हैं तरीके, उन तरीकों से क्या फ़ायदा हम ले सकते हैं और अपनी फसल और ज़िंदगी की जो दूसरी ज़रूरियात को एक्सट्रीम क्लाइमेट के असर से हम कैसे बचा सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है स्टूडियो में ख़ास मेहमानों को। एनर्जी इकोनॉमिस्ट और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ में फैकल्टी डॉक्टर गोपाल सारंगी हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और हमारे साथ मौजूद हैं टेरी में ही सीनियर फेलो और एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर शैली केडिया। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। तो पहले मैं शैली जी आपसे शुरुआत करती हूँ। एक तो क्योंकि हम क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट का मामला है। हर किसी को ये असर करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस की बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे भी मेट डिपार्टमेंट ने इस बार ये कहा है कि जो पिछले सालों में गर्मी पड़ती रही है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी हमको इस बार देखने को मिलेगी। तो क्या है ये इस तरीके से जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या क्लाइमेट चेंजेस हम देख रहे हैं? ठीक है, पहले तो मैं सबको नमस्ते कहना चाहूँगी और धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाने के लिए। तो हम जब एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की बात करते हैं तो वो जुड़ा क्लाइमेट चेंज से है। और जैसे आपने पहले ही बताया, ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। नॉर्मली जब लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ एक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर या ग्लोबल प्रेसिपिटेशन चेंज या नमी में चेंज की बात करते हैं। बट जब हम एक्सट्रीम इवेंट की बात करते हैं तो उसमें थोड़े ही टाइम पीरियड में वो आपको या तो ज़्यादा टेम्परेचर या गर्मी मिलेगी या ज़्यादा ठंडी मिलेगी, या एकदम से ज़्यादा आपको सूखा पड़ेगा या ज़्यादा बारिश होगी। तो ये जो चीज़ है, हर चीज़ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये दोनों को मिलके मतलब जो उसका रिजल्ट आता है उसको मतलब हम क्लाइमेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोलते हैं। उसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में साइक्लोन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। फ्लैश फ्लड्स, जो अभी यूएस में भी कोई डेवलपिंग कंट्री कोई भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचा नहीं है। तो एक्सट्रीम इवेंट्स हम जब बात करते हैं, जब इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जितना ट्रैक किया, 2013 में ही 314 इवेंट्स इंडिया में ही ट्रैक किए गए एक्सट्रीम इवेंट्स की, और ये सारे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण हैं। ओके, तो जो सारंगी सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो यही कि एक तो ये हम फिर इसको एक तरह से ग्लोबल इम्पैक्ट के तौर पर ही देखें, या हिंदुस्तान के नज़रिए से हमें अलग तरीके से सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो एक तो और इसका कनेक्शन कैसे है, क्योंकि जैसा मैम ने भी जिक्र किया, ऐसा तो है कि हम बहुत सारे ऐसे विदेशी मुल्क जिनमें कि एक्सट्रीम ठंड पड़ा करती थी और जब थोड़ी सी गर्मी हुआ करती थी और सनी डे मनाया करते थे, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से गर्मी वहाँ पर शदीद तौर पर पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्यों हो रहा है, एक इसका मोटा जो कारण है जो हमारे व्यूअर समझ पाए, वो क्या बताएंगे आप उनको? पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसे डॉक्टर शैली ने बताया अभी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हम बोलते हैं वो नॉर्मल क्लाइमेट चेंज जो एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से नहीं देखते हैं उसको, बिकॉज एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन ग्लोबली भी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी है। हम उसको बोलते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज का जो इवेंट है या वेदर इवेंट्स है वो बेसिकली ऐसे डिफाइन किया गया कि वो रेयर है, अनयूजुअल है, सीजनल नहीं होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है। दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो आपने रेयर अनयूजुअल देख रहे हैं वो एक ही टाइम पे होता है, इधर सूखा पड़ गया या बहुत बारिश हुआ, बहुत कम टाइम स्पान में ये होता है। इसका इम्पैक्ट बहुत भयानक आता है कभी कभी।
तो इसीलिए एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज का जब हम बात करते हैं, ये जो बात हमारा है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिया में ऐसा नहीं कि ग्लोबल का जो डेफिनेशन है आईपीसीसी ने दिया हुआ है, डेफिनेशंस के रेयर है, एक ही टाइम पे होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसी की डेफिनेशंस को इंडियन रूप दिया गया, जैसे आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको दिया गया है कि जैसे सपोज आपने बारिश का बात कर रहे हैं, सो नॉर्मल बारिश जो है उससे डिफरेंट होता है। जैसे 64.5 से लेकर 115.5 तक अगर मिलीमीटर है 24 आवर्स में, वो ज़्यादा बारिश है, तो उससे ज़्यादा है तो और एक्सट्रीम बारिश होता है। सिमिलरली टेम्परेचर में भी फर्क आता है, जैसे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर से 4.5 से लेकर आपका 6.5 अगर ज़्यादा है, जैसे अभी हमने फील कर रहे हैं मार्च में इतना टेम्परेचर, अभी हीट स्ट्रोक का बात कर रहे हैं, हर न्यूज़पेपर में हीट स्ट्रोक का बात आ रहा है। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे अगर 4.5 या 6.5 तक जाता है तो दैट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर, दैट ब्रिंग्स हीट स्ट्रोक ले आता है वो। सिमिलरली नीचे जो मिनिमम टेम्परेचर से उतना अगर नीचे चला जाता है 4.5 से लेकर 6.5 तक, वो एक्चुअली कोल्ड वेव से ले आते हैं। तो ये सारे एक्सट्रीम इवेंट्स जो होता है ये इसी तरह से हमारे जितने सेक्टर से सारे सेक्टर को इम्पैक्ट करता है डिफरेंट वेज में। तो ये पहले हमें समझना चाहिए कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। अगर देखेंगे हिस्टोरिकली भी ग्लोबली, आपने 170 साल का हिस्ट्री ले लीजिए, 1.1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे 30 ईयर्स में, लास्ट 30 ईयर्स में 1994 से अभी 2024 तक उसमें टेम्परेचर का राइज ज़्यादा है। मतलब ग्लोबल का जो वार्मिंग है, जो टेम्परेचर राइज की वजह से हुआ है, वो लास्ट 30 ईयर्स में 3 डिकेड्स में ज़्यादा हुआ है जो 170 ईयर्स में नहीं हुआ था। सो इंक्रीजिंगली हम वो टेम्परेचर राइज का जो इम्पैक्ट है उसको ग्रेजुअली फील कर रहे हैं। और उसकी वजह से हमारा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, आप साइक्लोन बोलिए, फ्लड बोलिए, स्टॉर्म सर्जेस से, हीट वेव से, इसका जो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, दो चीजें हो रहा है। इसका जो नंबर, जितने नंबर्स हो रहे थे हर साल में वो भी बढ़ रहा है, और उसका इंटेंसिटी ग्रेजुअली, उसका जितना इंटेंस था पहले उससे ज्यादा इंटेंसिटी हो रहा है। जैसे 2024 ईयर को हमने वार्मेस्ट ईयर सबसे दिखाया गया है। इवन 2015 से लेकर 2024 तक वार्मेस्ट डिकेड भी माना गया है। इसका मतलब ये है कि आपने ग्रेजुअली जितना टाइमलाइन हम आगे आगे जा रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से, राइज की वजह से हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके पहले जानना बहुत जरूरी है, उससे आगे पदक्षेप लेने से पहले इम्पैक्ट्स क्या है उसको जानना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शैली जी, मैं आपसे से जानना चाहती हूँ तो रीजंस क्या हैं? जैसे 1.1% डिग्री हम उसको कहें कि वो बढ़ा है, और ये भी कहते हैं कि अगर वो 1.5 तक जाता है और 2 तक जाता है तो फिर वो एक तरीके से बहुत मेजर नुकसान की तरफ हमें लेकर जा सकता है। तो इसके और क्या ये विंडो छोटी होती है एक्सट्रीम वेदर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो एक छोटी विंडो होती है और वो ही इतना इम्पैक्ट डाल देती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, या ग्रेजुअली जिस तरीके से हम लगातार, जैसे अभी डेकेड की हमने बात की, 2025 को और कहा जा रहा है कि और ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है, तो ये कनेक्टिंग उसमें ही है या कुछ ऐसे और कारण होते हैं जिससे कि एक छोटी विंडो आती है और उसका एक लॉन्ग रन में हम इम्पैक्ट देखते हैं? तो सबसे पहले तो जब हम जलवायु परिवर्तन और ब्रॉडली क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो ये एक सबसे पहले एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमंस द्वारा किया गया फिनोमिनन इसको मानते हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने इसे काफ़ी सालों तक जो एक बॉडी है, साइंटिफिक बॉडी है, उसको स्टडी किया है, और उन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट भी निकाली है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो जब हम जैसे कि अभी थोड़े देर पहले गोपाल जी ने बात की, हम अभी देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही है। तो लेकिन जब क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलते हैं और हमने सिर्फ बोल दिया कि हाँ आज गर्मी है, तो वो सिर्फ क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज नहीं है। और क्लाइमेट एक्सट्रीम उससे भी एक लेवल जाता है जब वो बहुत आप समझ लीजिए एक बॉडी किसे आप कंपेयर कर सकते हैं जब बुखार आता है बॉडी को। बट हाँ, जो जनरली आप एक ग्लोबल टेम्परेचर राइज देख रहे हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज द्वारा है, ग्रीन हाउस गैस द्वारा है। तो ये जो रियलिटी है कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ये है। और हाँ, इसके इम्पैक्ट हम जब देखते हैं, अभी जितने भी जो साइंस जितना प्रोग्रेस की है, इवन आईपीसीसी ने इसको बहुत क्लियरली माना है कि बहुत सारे ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स है जो आपको टेम्परेचर
और प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के पैटर्न्स आपको बता सकते हैं। पर जब हम उसकी इम्पैक्ट की बात करते हैं तो वो इम्पैक्ट मॉडलिंग अलग होता है। वहां पे थोड़ा नॉलेज गैप अभी भी है कि अगर टेम्परेचर जितना बढ़ता है तो फिर वो अलग अलग जगह इंडिया में कौन से क्रॉप को कितना इम्पैक्ट करेगा, उसको इम्पैक्ट मॉडलिंग बोलते हैं। या हेल्थ सिस्टम्स को कितना इम्पैक्ट करेगा उसको तो वो जो जगह है वहां पे थोड़े और क्या काफी और रिसर्च की जरूरत है व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पैक्ट मॉडलिंग। सो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया में। जो आप लास्ट पीरियोडिक लेबर सर्वे को देखें तो 45% से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है और वो काफी वल्नरेबल सेक्टर है इंडिया में। इनफैक्ट जो अभी निकरी ने स्टडी भी किया था उसमें मोर देन 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर हाईली वल्नरेबल और क्वाइट वल्नरेबल। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में अगर गर्मी पड़ती है तो वो तुरंत से प्लांट्स का मॉइस्चर जो होता है इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाता है और वो प्लांट सूख जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं थोड़े थोड़े टेम्परेचर चेंज पे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो एप्पल ऑर्चर्ड हो हिमालयस का या फिर आप कोई दूसरे नॉर्मल क्रॉप की भी बात करें। तो वो कहने के लिए तो वो थोड़ी इवेंट है, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम्पल दिया उस पर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल। तो इसी इम्पैक्ट को और थोड़ा सा मैं और समझना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर, क्योंकि और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सारंगी सर। और अगर उस पर इस तरह से इम्पैक्ट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट भी लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट है और इनडायरेक्टली फिर क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी उसी से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट है। क्या सही है ये, और फिर क्या किया जाए फिर इसको लेकर? ये जो इम्पैक्ट की बात हम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर शैली ने बताया अभी बहुत राइटफुली कि हमारा कंट्री का जो पोजीशन है या कंडीशन उसको देखना पड़ेगा। हमारा कंट्री काफ़ी वल्नरेबल हम बोलते हैं उसको। क्यों वल्नरेबल है? इसीलिए वल्नरेबल है क्योंकि हमारा जो जीडीपी है, जो देश का जो इनकम बोलते हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो, सो उसका 1/3 ऑफ दिस जीडीपी हमारा नेचर बेस्ड है। मतलब एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी जिसको बोलते हैं। तो 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर का ही 17-18% है और सब टोटल मिला के आपको 1/3 ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम नेचर। और नेचर जो है वो क्लाइमेट चेंज जितना फ्लक्चुएट होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसीलिए हमारा जो वल्नरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। पहला तो ये समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट का जो इंटेंसिटी रहेगा हर जगह पे सेम नहीं रहेगा, हर ज्योग्राफी में सेम नहीं होगा। क्योंकि हमारा कंट्री ज़्यादा वल्नरेबल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि वल्नरेबल इसीलिए है, पहले तो हमने डेवलपमेंट पाथ में अभी डेवलप बने नहीं, हम डेवलपमेंट प्रोसेस में है। सेकेंड, हमने जो हमारा जीडीपी है जैसे मैंने बताया 1/3 ऑलमोस्ट 30% जीडीपी जो है वो आ रहा है नेचर बेस्ड सोल्यूशन से। और नेचर एग्रीकल्चर बोलिए, और जैसे एप्पल का बात बता रहे थे अभी डॉक्टर शैली ने, या कोई भी सेक्टर, प्राइमरी फिशरी बोलिए, पोल्ट्री बोलिए, कुछ भी अगर क्लाइमेट में चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो हम ये जो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और नॉट ओनली दैट, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारे 60% लोग अभी एम्प्लॉयड है तो उनका लाइफ भी उसी हिसाब से इम्पैक्टफुल है। तो हम एक्चुअली इम्पैक्ट का जब बात करते हैं हम देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर कितने लोग एंगेज है, कैसे हम उसको लेके, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं अर्बन हीट आइलैंड। सो लोग पूछते हैं अर्बन हीट आइलैंड क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड ऐसे है कि आप अर्बन एरिया में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू द नियरेस्ट एरिया। नियरेस्ट रूरल एरिया है, गाँव है, वहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। बिकॉज आपका जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, व्हीकल ज़्यादा है, उसकी वजह से वो टेम्परेचर को ट्रैप करता है। तो इसका मतलब हमारे इम्पैक्ट की बात करते हैं हमें ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों हमारे लिए है। एंड ये अगर हम समझ ले फिर हमें उसी हिसाब से आगे जाके स्टेप्स लेंगे या पॉलिसी बनाएंगे। इवन लोगों के, हर इंडिविजुअल का भी रोल है इसमें कि जो इम्पैक्ट आएगा उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। और ये वल्नरेबिलिटी जो है हमारा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए है क्योंकि हम लोग ज़्यादा पॉपुलेशन में देखेंगे, इंडिया है सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और एग्रीकल्चर में हमारा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो हाउसिंग स्ट्रक्चर है वो पुराने हैं, तो काफ़ी से रोड्स है, वो सारे चेंजेस की ज़रूरत है। बिकॉज इसी हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे पे आएगा, हमारा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इम्पैक्ट क्या है और ईच सेक्टर में, इंडस्ट्री के लिए कैसे होता है, वाटर सेक्टर के लिए कैसे है, एग्रीकल्चर के लिए कैसे है, फॉरेस्ट्री के लिए कैसे है, हर सेक्टर के लिए कैसे इम्पैक्ट है,
हमें वो समझना बहुत जरूरी है। जी, तो शैली मैम, जब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग तरीके से है, और क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो एग्रीकल्चर के बारे में मैं और जानना चाहूँगी कि इसमें फिर हम क्या करें, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो तो एक तरह की खेती करते हैं, वो लगातार करते हैं एंड दे आर स्मार्ट इनफ। ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, दे आर इंटेलिजेंट, बट बिकॉज टेम्परेचर इज चेंजिंग डे बाय डे, हम ग्लोबल वार्मिंग और उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए किसी तरह के मेजर्स उठाए जाने की ज़रूरत है। कौन वो लोग हैं, क्या ये सिर्फ सरकार का काम है या कोई और इसमें बाकी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हाउ टू एजुकेट देम, ऑल्दो दे हैव नॉलेज, दे हैव विजडम, बट स्टिल। जी बिल्कुल, ये एग्रीकल्चर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, और बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिन्होंने बताया है कि क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम क्लाइमेट के कारण ये सेक्टर बहुत इम्पैक्टेड है। तो जब हम रिस्पांस मेजर्स की बात करते हैं या पॉलिसी रिस्पांस या फिर कोई ग्राउंड रिस्पांस की बात करते हैं, तो दो टाइप के इवेंट्स को ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। एक तो जो हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम इवेंट्स, जो आपको अचानक से दिख जाता है, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो फ्लड हो, और एक होता है स्लो एंड ऑनसेट इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोस्टल एरियाज की बात करें तो सैलिनाइजेशन तो वो है, या ग्रेजुअल लैंड डिग्रेडेशन। ये आपको शायद आपको 2-3 दिन में या एक सीजन में नहीं पता चले, बट ओवर 4-5 ईयर्स में आपको पता चलेगा। और ये जो चीज है इसमें दोनों लेवल के रिस्पांस की जरूरत है। यस, इन इंडिया डिजास्टर रिस्पांस की बात करते हैं तो नेशनल से ज्यादा स्टेट पे इम्प्लीमेंटेशन की फोकस है, पर अगर हम अभी पॉलिसीज देखें, इवन सिर्फ पॉलिसी लेवल पे देखें, तो जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने मैंडेट किया कि हर मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपने अपने डिजास्टर प्लान्स बनाएं, तो उसी लाइन में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भी बनाया है। पर आप उसमें अगर देखेंगे उसमें उनका अभी भी जो फोकस है वो ज्यादा रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। तो जैसे कि हम मल्टी हैजर्ड वार्निंग सिस्टम्स की बात करते हैं, अभी भी जो फार्मिंग में या फार्मर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम्स ज्यादा हैं, जो रियल टाइम डेटा और हिस्टोरिकल डेटा बताते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जैसे थ्रू एसएमएस और उस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन है वो मिलती है, वेदर फोरकास्ट या वेदर रिपोर्ट जो है वो भी फार्मर्स को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जो फार्मिंग है वो डिफरेंट फार्मिंग है, वी आर नॉट यूएस, हमारे पास बहुत बड़ा एरिया, किसी एक फार्मर, छोटे किसान है हमारे पास, तो वो इंडिविजुअल को अप्रोच करना, उसको किस चीज की जरूरत है, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो एंड इट इज नॉट इम्प्रैक्टिकल। लेकिन उसको फिजिबिलिटी के आधार पे अगर हम देखें तो उसको लेकर जिस रोड पर अभी हम हैं या जो एक प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है, कितना फुल प्रूफ है आपके लिहाज से वो? हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। 85% फार्मर्स इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, और ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है। और जब हम वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, एक्सपोजर और अडेप्टिव कैपेसिटी। और अडेप्टिव कैपेसिटी, जैसे कि मैं और आप भी एक्सपोज हो सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ हीट की, बट हमारी अडेप्टिव कैपेसिटी एक गरीब जन से ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास वैसे साधन है। सिमिलरली फार्मर्स में भी यही है, बिग फार्मर के पास वो शायद एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है। तो इसमें हम जब बात करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, तो इसमें अब जैसे हमारा एक ग्लोबल सिस्टम ही बात करते हैं, वो जनरली कंट्री लेवल पे पॉलिसीज पे फोकस करता है, वल्नरेबल ग्रुप्स पे नहीं फोकस करता है। तो ये पैराडाइम भी चेंज करने की जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पे। और नेशनल लेवल पे तो डेफिनेटली जब आप बात करते हैं इवन समथिंग लाइक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसमें भी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है इसको ज्यादा इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ताकि कि हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एक सर्टेन सेफ्टी नेट, सोशल सिक्योरिटी दे पाए। ओके, तो सारंगी सर, कुछ मेजर की तो हम बात कर रहे हैं और हमने फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की हमने बात की है। जो इससे इतर जो सेगमेंट्स हैं जिसमें आपने अर्बन का थोड़ा जिक्र किया,
हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि अगर हीट वेव है और अगर क्लाइमेट एक्सट्रीम, चाहे वो कितने भी विंडो के लिए आ रहे हैं, मे बी दैट इज फॉर ओनली 10 days, बट स्टिल उसका इम्पैक्ट तो एक होगा। और जितनी पॉपुलेशन हमारी है वो फिर नंबर ऑफ पीपल भी ज्यादा हो जाता है अगर हम काउंट उसको करते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर क्या मेजर्स उठाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, हम तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इम्पैक्ट किस तरह सा है और कौन सा सेक्टर, बिकॉज डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट डिग्री ऑफ इम्पैक्ट्स होते हैं। राइट। पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा। सेकंड, हमारा जो प्लान है, अगर ब्रॉड पिक्चर हम देखेंगे, लार्ज पिक्चर, उसमें एक्चुअली ये है कि हमारे कुछ शॉर्ट टर्म प्लान से, मीडियम टर्म प्लान से, लॉन्ग टर्म प्लान से अगर पॉलिसीज को देखेंगे, और दो तरह के एक्चुअली प्लान्स होते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होता है, मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, या बिल्डिंग्स चेंज करना है, या पूरा फार्मिंग सिस्टम को चेंज करना है, उसको टाइम लगेगा, 10 साल 20 साल लग सकता है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है। और कुछ है जो नॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जैसे मैनेजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपने सही जिक्र कराया कि एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो है वो तो हमारे एंड से हम बोलते हैं उसको टॉप डाउन, बट एक्चुअली छोटे फार्मर तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो हमारे से अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, मल्टी हजार्ड इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस सिस्टम है। सो ये एक्चुअली ना हर जगह को पहले तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि इस तरह से आ रहा है एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, वो नॉन स्ट्रक्चरल है। वो क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स होते हैं कि हम एक्चुअली ये इवेंट्स आ रहा है, इसी हिसाब से हम क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। और जैसे आपने बताया कि हर सेक्टर के लिए, हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट इम्पैक्ट से रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में भी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। सो पूरा सप्लाई चेन में देखेंगे, सीड को चेंज करना है, फर्टिलाइजर्स को चेंज करना है, पानी जैसे हम एक्चुअली पहले इरिगेट कर रहे थे, अभी हम आ रहे हैं कि क्लाइमेट फ्रेंडली जो इरिगेशन सिस्टम से, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से, उसको भी चेंज कर रहे हैं। तो नॉट ओनली दैट, ऐसे तो ये तो हमारे एडाप्टिव मैकेनिज्म से, जैसे डॉक्टर सेली ने भी बताया, उसके साथ मिटिगेशन मैकेनिज्म भी जुड़ा हुआ है। जैसे हमने पहले इरिगेशन सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिसिटी में चल रहा था या डीजल में चल रहा था, हम उसको सोलराइज भी कर रहे हैं। तो हमारे पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए, और पॉलिसीज में चेंज हो रहा है, बट ये जो चेंजेस हो रहा है और उसको एक्सेलरेट करना आगे जरूरी है। ये हमने सही ढंग से जा रहे हैं, बिकॉज हमारा भी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिसी लेवल में कि हमारा जो वल्नरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर बोलिए या आपने हाउस होल्ड में बोलिए, तो हमारे जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे आपने एक बहुत बड़ा प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि हम उसको बोलते हैं लाइफ लिविंग फॉर द एनवायरनमेंट। उसमें क्या होता है कि आपका बिहेवियरल चेंजेस को दिया गया है कि आप एज एन इंडिविजुअल आप पहले समझिए कि इस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है, और आप एक्शन इंडिविजुअली हाउस होल्ड लेवल में भी लीजिए कि आपको किस तरह से घर बनाना है। तो गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रहा है या गवर्नमेंट तो हेल्प कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन, तो आपको पहले जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि समझना है कि ये इम्पैक्ट हो रहा है, उसका इंटेंसिटी एंड उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये इंडिविजुअल लेवल में, हाउस होल्ड में लेवल है, फार्मर के लिए है, स्मॉल इंडस्ट्रीज आपने बताया, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। तो हमको ये पूरा सिस्टम्स को देखना पड़ेगा कि पहले क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से चेंज करना पड़ेगा, और हर सेक्टर के लिए डिफरेंट पॉलिसीज हो रहा है। अभी ऐसे लग रहा है कि एक सेक्टर के लिए अगर पॉलिसी करेंगे, वो सेक्टर का जो पॉलिसी है वो दूसरे सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है। तो पॉलिसीज को हम बोलते हैं साइलोज में नहीं हो सकता है, वो इंटीग्रेटेड पॉलिसी चाहिए। तो वाटर के साथ आपने एनर्जी का पॉलिसी मिलाएंगे, एनर्जी के साथ क्लाइमेट पॉलिसी मिलाएंगे, इवन कंजम्पशन पैटर्न में हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी चेंजेस का बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो हमने बोलते हैं हमारा इसमें कि नेक्सस है, तो नेक्सस को समझना बहुत जरूरी है ताकि ना आपका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म उसी हिसाब से हमें फ्रेम कर सके। जी जी, तो इसको इको फ्रेंडली की तरफ हम शैली जी जाएं, और उस इको फ्रेंडली में फिर किन किन चीज़ों को शामिल करें, क्योंकि हम डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चीज़ें अगर होंगी और कोलैबोरेशन नहीं होगा, या जिसका सर ने जिक्र किया कि इंटीग्रेटेड अगर नहीं होता है, तो एक तरह का हमें शायद एक अलग तरह का चैलेंज हमारे सामने आ जाए। तो कितना इको फ्रेंडली चीज़ों के ऊपर हम उसको हम कितना प्रमोट कर सकते हैं, अभी हम किस कंडीशन में हैं, कहाँ तक हम एक अवेयरनेस के तौर पर भी, एक इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर भी आ गए हैं? हाँ, डेफिनेटली एक तरीके से एग्रीकल्चर में काफ़ी नए इंटरवेंशंस सरकार ले रही हैं, और इवन एग्जिस्टिंग स्कीम्स को स्ट्रॉन्गर बनाया जा रहा है। पर जैसे हम बोलते हैं कि आप
इको फ्रेंडली मेजर्स की बात कर रहे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, और जैसे कि जिक्र किया प्रोफेसर सारंगी ने भी कि इसमें इंटीग्रेटेड और एक दूसरे से लिंकेज और सिनर्जीज देखना ज़रूरी है। एक फ्रेमवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है SDGs, और इस साल उसको अडॉप्ट किए हुए 10 साल हो जाएंगे, और पेरिस अग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, इस साल उसको भी 10 साल हो जाएंगे। पर अगर हम देखें लिंकेजेस, हमने टेरी में एक स्टडी किया था, SDGs में 169 टारगेट्स है, जिसमें एग्रीकल्चर की आप बात करें तो 135 टारगेट्स की एग्रीकल्चर से लिंकेजेस है, स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस है। आप उसको सही तरीके से ले जा सकते हैं या गलत तरीके से ले जा सकते हैं, क्रॉप चॉइस के या फिर फर्टिलाइजर चॉइस को लेके, कोई भी इनपुट चॉइस को लेके। तो हाँ, ये जो चीज है एक दूसरे मतलब जो SDGs बोलते हैं उसको हम बोलते हैं दे आर इंडिविजिबल। सेम चीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि वो लैंड सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, वाटर सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, ग्राउंड वाटर को इन्वॉल्व करता है, बहुत इसमें लिंकेज है, और हर ऑप्शन को बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करने की जरूरत है। जब ऑन ग्राउंड की बात करें तो सोशल जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें भी मतलब अच्छे से फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्लान करने चाहिए। अभी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, अगर हम इस ईयर का लेटेस्ट बजट भी देखें इंडिया में, और हम यूजुअली बजट के नंबर्स तक ही रुक जाते हैं, बट अब हमें आउटकम को देखने की ज्यादा जरूरत है। तो इंडिया का आउटकम बजट भी है, जिसमें अगर हम देखें इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अंदर टारगेट सिर्फ 80,000 फार्मर्स तक रीच करने का है, जबकि हम जानते हैं कि इंडिया में कितने सारे फार्मर्स और कितने सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। तो हमें थोड़ा और एम्बिशियस भी होना पड़ेगा हर लेवल पे। बट ऑल्सो मैं बोलूंगी क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो उन्हें भी ज्यादा क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट इक्विटी की ओर ध्यान देने की जरूरत है। आपने पेरिस की बात की, हम नेट जीरो की भी बात करते हैं, उसके लिए हालांकि टारगेट जो है अभी वो काफ़ी आगे है, 2070 का हमने टारगेट ले रखा है। आई एम श्योर वहाँ तक बहुत सारी चीज़ें और अलग तरीके से शेप लेंगी, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि 169 टोटल अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं उसमें 135 हैं जो कि एग्रीकल्चर से लिंक्ड हैं। इसमें क्रॉप्स भी शामिल हैं क्या? जैसे अभी मिलेट्स का बहुत जिक्र होता है कि उसमें पानी की कम ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर वंस अपॉन अ टाइम राइस वाज अ मेजर क्रॉप, बट अब वहां पर राइस उतना नहीं हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो उस तरह से नहीं है, और अगर आप उसको करते हैं तो आपको उसके लिए एडिशनल जो पैसा है वो आपको देना पड़ेगा किसी भी एक XYZ फार्मर को। तो ये सब चीजें उसमें है क्या? मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि हमारा व्यूवर जो देख रहा है वो समझ पाए कि उन 135 में क्या क्या चीजें हैं, क्या वो उसमें शामिल होते हैं, उनका अगर कुछ बदलेगा तो वो क्या बदलेगा? डेफिनेटली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसमें बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली इसमें जहां आप मोनोक्रॉपिंग की बात करते हैं, स्पेशली राइस जिस एरियाज में पहले सूटेबल नहीं था, जैसे पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे दूसरे भी प्रॉब्लम्स उसके कारण क्रिएट हुए। तो जब हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन या इंटीग्रेटेड फार्मिंग की भी बात करते हैं, तो यूजुअली हम पल्सेस, मिलेट्स और ऑयल सीड्स पे रुक जाते हैं, PMO क्रॉप्स, बट हमें उससे ज़्यादा भी आगे जाने की ज़रूरत है। हमें एग्रो फॉरेस्ट्री देखना चाहिए, हमें ये डेफिनेटली मिलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंडिया ने भी इसको बहुत प्रमोट किया इंक्लूडिंग थ्रू इट्स G20 प्रेसिडेंसी। बट ओनली थिंग नहीं हो सकता है ना मिलेट। हाँ जी बिल्कुल, ओनली थिंग नहीं हो सकता है। यूजुअली हम ये PMO क्रॉप्स दैट इज पल्सेस, मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स पे ही रुक जाते हैं। बट हाँ, हम अब जब लार्जर क्लाइमेट चेंज और जैसे प्रोफेसर सारंगी ने बताया कि मिटिगेशन का भी इंपॉर्टेंस है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे ऑप्शंस भी फार्मर्स को तक पहुंचने चाहिए, और इसमें हमें अपना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। तो डॉक्टर सारंगी, आपसे मैं जो जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम एग्रीकल्चर और उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक तरह से देख लें कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा है, तो उसमें और चीज़ें क्या शामिल हो जाती हैं? हमारा कॉस्ट लाइन भी बहुत लंबा है, क्या वहाँ पर अलग तरीके के मेजर्स की ज़रूरत है? वी हैव वाटर एवरीवेयर, बट हमें मालूम है कि बहुत चैलेंज है वाटर को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस की, टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर ये सारी ही चीजें तो उसमें आ जाती होंगी।
बिल्कुल। ये तो इम्पैक्ट्स की हम जब बात करते हैं, जो सारे वाटर का बताया आपने और कोस्ट लाइन्स का भी इम्पैक्ट बताया, तो ये सारे इम्पैक्टेड हो गए। मैं यहाँ पे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि हम जो इम्पैक्ट की बात करते हैं और वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, हम इसको डोमेस्टिकली कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली भी प्रेशर है। जैसे डॉक्टर शैली ने बताया कि इंटरनेशनल जो पेरिस एग्रीमेंट है और उस पेरिस एग्रीमेंट को मीट करने के लिए सारे कंट्रीज लगे हुए हैं, अपना इंडीसी सबमिट कर चुके हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखें, जैसे अभी COP29 जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें बहुत सारे डिबेटेड इशू थे क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देना था, कितना फंडिंग देना है वो क्लैरिटी नहीं था। फाइनली दे कम अप विथ सम नंबर, बट उसमें एक मेजर इशू है कि क्लाइमेट फाइनेंस को जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को लेकर काफ़ी डिबेटेड इश्यूज खड़े हुए हैं। और इसीलिए हुए हैं क्योंकि वो लिंक्ड है, जैसे आप क्लाइमेट इम्पैक्ट्स की बात करें ना, उसके साथ लिंक है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस मोर ओरिएंट हो मिटिगेशन की तरफ, और हमारे लिए जैसे इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, हमारा एडेप्टेशंस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, हमारा वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए क्लाइमेट एडेप्टेशन फंडिंग का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम एक्चुअली डोमेस्टिकली अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें हम चाहते हैं कि डोमेस्टिकली भी क्लाइमेट फाइनेंस को सोर्स किया जाए और एडेप्टेशन की तरफ डायरेक्ट किया जाए। तो जैसे आपने बताया वाटर सेक्टर हो, या आपने कोस्ट लाइन्स का बताया, या इवन हमने ब्लू इकोनॉमी का भी जिक्र करते हैं आजकल की, समुंदर के अंदर जितने रिसोर्सेस है, क्रिटिकल मिनरल्स हो, इवन हमने फ्लोटिंग सोलार, समुद्र में ओशन एनर्जी उसको बोलते हैं, अभी फ्लोटिंग सोलार की बात हो रहा है, विंड हो रहा है, ऑफशोर विंड का बात हो रहा है, वो सारे अच्छे हैं, लेकिन उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी है, और ये सारे भी हमारे लाइवलीहुड को इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए हमको जो हमारे लिए इसीलिए टारगेट जो है, दो टाइमलाइन में देखेंगे, दो तरह के टारगेट है, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म 2030 का है, लॉन्ग टर्म आपने जिक्र किया नेट जीरो 2070 का है। तो दोनों को हमने देखना, बिकॉज हमारे लिए कौन सा रेट में हम चेंज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिसी रेट में हम चेंज करेंगे उसी रेट में हम इम्पैक्टफुल होंगे, क्योंकि हमारा जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। 2030 इज एक्चुअली नॉट वेरी फार, तो इसलिए भी थोड़ा सा कंसर्न के साथ मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे मेजर्स तो कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रीन एनर्जी की भी बात करते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट करने की बात करते हैं, बाकी जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करने की बात करते हैं। तो ये जो इस तरह के जो मेजर्स हैं, ये कितने इम्पैक्टफुल होते हैं? ये बहुत इम्पैक्टफुल है। इंडिया ने पूरा पोर्टफोलियो अप्रोच लिया है। हमारा वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए एडेप्टेशन एक्टिविटीज भी लिए हुए हैं, काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, पॉलिसी लेवल में, हाउस होल्ड लेवल में, सारे सेक्टर लेवल में, और उसको छोड़ के मिटिगेशन में भी बहुत सारे, जैसे आपने जिक्र करा ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लान है, हमारे प्लान है। हमने अभी मार्केट को भी ला रहे हैं, जैसे कार्बन मार्केट है उसको भी ला रहे हैं। 2030 का टाइमलाइन इज नॉट एंड लाइन, इट्स नॉट समथिंग व्हिच एक्चुअली स्टॉपिंग देयर। ये टाइमलाइन है हमारे लिए टारगेट की 2030 में ये हमें अचीव करना है, बिकॉज जो 2030 की जो टाइमलाइन है वो ग्लोबली कनेक्टेड है। जैसे एनडीसी का है जो टारगेट है, पेरिस एग्रीमेंट का जो टाइमलाइन है उसको हमने कनेक्टेड है, इसीलिए हमने 2030 की टाइमलाइन है। पर जो एक्टिविटी चल रहा है वो एक्टिविटीज 2030 क्रॉस करके आगे भी चलेगा। तो ये जो सारे एक्टिविटीज है, सारे मिलकर इसका इम्पैक्ट आता है, एंड उसका इम्पैक्ट को जो है हम चाहते हैं कि रिड्यूस करने के लिए। तो ये बेसिकली आइडिया है कि 2030 की जो टाइमलाइन है, हमने मार्केट भी शुरू कर दिया, हमारे पॉलिसी एक्शंस भी है, हम इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है कि 2030 तक हमने इतना रिड्यूस करना है, एमिशन इंटेंसिटी जो है तो 45% रिड्यूस करना है। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट का टारगेट है, हमारा फॉसिल का टारगेट है 50% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने ये टारगेट अगर रखेंगे तो अचीवेबल, हम अचीव भी कर रहे हैं। तो और ये हमारे लिए नॉट ओनली मिटिगेशन का तो रोल है उसमें, मिटिगेशन के लिए कंट्रीब्यूशन भी है, एडेप्टेशन के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो हमको ये दोनों मिलकर चलना पड़ेगा। 2030 का जो टाइमलाइन है ये ग्लोबल टाइमलाइन आप मान सकते हैं, इसमें सारे कंट्रीज का टाइमलाइन उसी हिसाब से रखा गया है। 2070 का जो है वो डिफर करता है, जैसे चाइना का 2060 है, बहुत सारे कंट्रीज का 2050 है, हमने 2070 रखा है क्योंकि हमको किसी रेट में जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसी रेट में आप चेंज करेंगे उसी रेट में हमें इम्पैक्टफुल भी होंगे। तो हमको इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा, रिड्यूस करना है। तो ये जो जितने आपने बात बताया सारे फील्ड में, वाटर में भी है, आपका एग्रीकल्चर में भी है, अर्बन में भी है, इंडस्ट्री में है, सारे कनेक्टेड है, बिकॉज वाटर का रिक्वायरमेंट आगे जाके बढ़ेगा। वाटर में भी आपने जैसे बताया ड्राउट का कंडीशंस बढ़ रहे हैं, तो रिवर में भी वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रहा है, सो कंपीटिंग डिमांड वाटर का भी हो रहा है। तो वाटर को कैसे सेव करना है,
तो वाटर एनर्जी नेक्सस कैसे बचाना है, अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो ड्रिप इरिगेशन में उसका भी जिक्र करवाया। तो ये सारे इश्यूज जो है उसको एक इकोसिस्टम जैसा हमको देखना पड़ेगा और सारे सेक्टर को इकट्ठा देख के हम देखना पड़ेगा कौन सा अप्रोच लेने में, किस रेट में चलने में हमारा कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी ग्लोबल कमिटमेंट्स को मीट कर पाए। जी, हम सब जान रहे हैं डॉक्टर शैली केडिया जी, हम सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं फिर इन सब को इम्प्लीमेंट करने में या इसकी डिज़ाइनिंग में, इसको शेप देने में, इसके फिजिबिलिटी एस्पेक्ट कितने हैं, उस सब को देखने में क्या चैलेंजेस हैं? हाँ, तो जहाँ तक मिटिगेशन की बात है तो एक तरीके से जो 2030 के टारगेट्स है, जो इंडिया के अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के टारगेट है, इंडिया अपने टारगेट में इट इज़ ऑन ट्रैक एंड इट इज़ वन ऑफ द ओनली फ्यू कंट्रीज विच इज़ ऑन ट्रैक। अडेप्टेशन की बात करें तो सबसे पहला ये चैलेंज है कि आप उसको मेजर कैसे करेंगे। जैसे मिटिगेशन में आप बोल सकते हैं कि हाँ इतना हम एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के केस में 45% है, या फिर एट द ग्लोबल लेवल जो साइंस बोलता है इस सेंचुरी के मिड सेंचुरी तक हमें मतलब एट अ ग्लोबल लेवल, कोई कंट्री जल्दी कोई कंट्री लेट, बट हमें उसको वहां पे लगभग नेट जीरो तक पहुंचना है। बट अडेप्टेशन थोड़ा और मुश्किल है क्योंकि वो हर सेक्टर के लिए अलग होता है। एग्रीकल्चर के लिए अडेप्टेशन अलग है। अभी इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन क्लाइमेट फाइनेंस का है, जो प्रोफेसर सारंगी ने बोला, वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चीज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक क्या आप कैसे मेजर करेंगे अडेप्टेशन पे प्रोग्रेस। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, उसके इंडिकेटर्स जो मेजर कर पाए कि ये ग्लोबल लेवल पे आपने इतना अडेप्टेशन किया। जैसे एक सिंपल सा इंडिकेटर है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू वेदर इंफॉर्मेशन, कि हर पर्सन को वेदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर की एक्सेसिबिलिटी मिल पाए, ये एक इंडिकेटर सोचा जा रहा है। या एक्सट्रीम वेदर के कारण मोर्टेलिटी कम हो, ये एक इंडिकेटर सोचा जा रहा है, बट अभी उसके पर फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। दूसरा चैलेंज यही है इंडिकेटर्स जो पॉलिसी को सही राह बता सके। तीसरा चैलेंज इज कैपेसिटी, कि ये जो है इसमें अगेन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत है, या कोई भी दूसरे सेक्टर में भी अडेप्टेशन में बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जो अभी नहीं हो रहा है। अभी जनरली डेवलप्ड कंट्री का ये नैरेटिव है कि आप ये सारा पैसा आप मार्केट से उठा सकते हैं, बट ये बात सच है कि अडेप्टेशन या वल्नरेबल सेक्टर्स की बात करें, जो जहां पे बहुत वल्नरेबल कम्युनिटीज हो, वहां पे आप मार्केट रिटर्न्स की बात नहीं कर सकते। वहां पे आपको स्पेशल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड उनकी जरूरत है, जो ये जो एक्शन है उसको फंड कर पाए। इवन गवर्नमेंट बजट्स की जरूरत है, इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस की बहुत जरूरत है। अभी जैसे प्रोफेसर सारंगी ने भी बोला कि ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस अभी मिटिगेशन पे जा रहा है, अडेप्टेशन पे बहुत कम जा रहा है, और प्राइवेट फाइनेंस तो और भी कम जा रहा है। तो ये इसमें इंटरनेशनल ग्रांट बेस्ड फाइनेंस की बहुत जरूरत है। तो जो मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो हम बोलते हैं इंटरनेशनल में, फाइनेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है इस जी। किसी तरह का कोई आउटकम अभी तक इतने सारे मेजर्स का हमें नजर आया हो डॉक्टर सारंगी? इफ यू कैन टेल अस एनी स्टोरी, एनी एग्जांपल। बिल्कुल, आउटकम से आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जस्ट टू एड ऑन, जैसे डॉक्टर शैली ने बताया कि हमारे लिए जो चैलेंज है और हमारा जो टारगेट है, जैसे 2070 का नेट जीरो टारगेट है, हमारा विकसित भारत का भी टारगेट 2047 का, तो हमारे ये दोनों टारगेट ऐसे हो सकते हैं, ऑलवेज दे कैनॉट गो टुगेदर। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि एक होता है डेवलपमेंट लेड ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांजिशन लेड डेवलपमेंट। किसको आप प्रायोरिटी देंगे? अगर डेवलपमेंट में देंगे, बिकॉज ऑलवेज जो सिनर्जेटिक नहीं होते हैं, कभी कभी वो डाइवर्स करते हैं, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम उसी चैलेंज को, बिकॉज कुछ कंट्रीज है वो मिडल वे भी ढूंढ के निकाले हैं, तो डिस्कनेक्ट कर, डीकपलिंग बोलते हैं हम उसको, एमिशंस अलग जा रहे हैं। जब जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका जीडीपी ग्रो करेगा, आपका एमिशंस भी बढ़ेगा, एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है कि आपने आउटकम बताया कि आउटकम हमें ग्लोबल कमिटमेंट भी किए हुए, हमें आउटकम भी दिखाना है। तो हम हर सेक्टर में हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहा है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात करिए, हमारा जो टारगेट, अभी हमने लास्ट 2 मंथ्स पहले 100 गीगावाट का सोलर का इंस्टॉलेशन किए हुए हैं। तो हमारे अचीवमेंट्स हर फील्ड में काफी विजिबल है, और बहुत कम कंट्रीज है, जैसे डॉक्टर शैली ने बताया राइटफुली, कि इस तरह से अचीवमेंट, इस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट साइमल्टेनियसली हमारे लिए चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं।
जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का हम चैलेंज बताऊं मैं आपको, हमने डिप्लॉय तो कर दिया, इंस्टॉलेशन है, बस उसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जैसे पहला चैलेंज तो आप देखेंगे कि अवेयरनेस जो क्रिएशन करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैलेंज है। ग्लोबल गोल ऑफ अडॉप्टेशन का जो इंडिकेटर्स डॉक्टर शैली ने बताया, ये जो ग्लोबली जो इंडिकेटर्स एप्लीकेबल है वो हमारे लिए हो सकता है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्री का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। तो हमारे लिए सेम इंडिकेटर जो यूएसए के लिए एप्लीकेबल होगा, यूरोपियन यूनियन के लिए एप्लीकेबल होगा, वो हमारे लिए शायद हो सकता है, यू नीड टू मॉडिफाई दैट। तो हमारा कंट्री का जो यूनिकनेस है, और हमारा कंट्री इज बिग ह्यूज कंट्री, ईच स्टेट इज ए मार्केट, सो मार्केट सेगमेंट हो जाता है, पॉलिसी सेगमेंटेशन है, उसका क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट है, एग्रीकल्चर सिस्टम डिफरेंट है, लाइवलीहुड डिफरेंट है, पीपल जो जिस तरह से कंजम्पशन पैटर्न है वो डिफरेंट है, कुकिंग एनर्जी के देखिए वो भी डिफरेंट है, अर्बन जिस एरिया में ग्रो कर रहा है अर्बन का कल्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ डिफरेंट है। तो ये सारे हमारे लिए चैलेंज है, साइमल्टेनियसली अपॉर्चुनिटीज भी है, और काफी सारे जगह हमें समझ में नहीं है अभी कि क्या करना है, समझना भी है। और काफी सारे जगह पे हमने एक्चुअली टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे लिए नहीं है, हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं। तो हर जगह पे हमारे चैलेंजेस तो है ही, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज भी है, हम उसको इंटीग्रेट करके आगे चलना होगा। आउटकम्स के हिसाब से देखेंगे काफी अच्छे आउटकम्स आए हुए, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें काफी प्रोग्रेस मिली हुई, रिन्यूएबल एनर्जी में काफी प्रोग्रेस मिली हुई, हमारा जो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने के लिए काफी एफर्ट्स लिया गया है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं आजकल, उसको भी हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, सोलर इरिगेशन सिस्टम को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, घर में सोलर जो स्कीम्स उसको भी ला रहे हैं हमने, वो भी हेल्पफुल होगा अडॉप्टेशन के लिए, हमारा वल्नरेबिलिटी कम करेगा, जैसे कूलिंग डिमांड हमारा बढ़ेगा, हमारा जो आगे जाके जैसे जिस तरह से हमारे हीट स्ट्रोक हो रहा है, आप देखेंगे लास्ट ईयर 25,000 लोग जो है इंडिया में हीट स्ट्रोक में इम्पैक्टफुल हुए हैं। टेम्परेचर 50 डिग्री तक जा रहा है, मतलब 50 डिग्री हमने नहीं सोचा था कि जाएगा। मे बी देर आर अ फ्यू प्लेसेस जहां पर वो हिट कर रहा है 50 डिग्री, बट 50 डिग्री इज इटसेल्फ वेरी चैलेंजिंग, और ये डराता है एक तरीके से कि अगर एक बार हिट किया है तो, और इस बार तो ऑलरेडी प्रेडिक्शन है, बावजूद इस सब के भी हाउ होपफुल यू आर डॉक्टर शैली कि जो मेजर्स उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उनका हो रहा है, हमने जो अचीव करने के लिए जो टारगेट्स डिसाइड किए हैं हम उनको मीट करेंगे? मैं एक बहुत ही ऑप्टिमिस्ट पर्सन हूँ, तो हम जैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वैसे नई नई चीज़ें सीख भी रहे हैं, और होपफुली उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करें। मिटिगेशन एनर्जी सेक्टर में हमें काफ़ी प्रोग्रेस मिली है, अडेप्टेशन में हमें बहुत कुछ करना है, नेशनल लेवल से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे ये रियलाइजेशन, और ये सबसे पहले ये बात मानना कि इसमें हमें बहुत और कुछ करने की ज़रूरत है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ है, एक अच्छी बात ये है कि इस साल इंडिया भी अपना नेशनल अडेप्टेशन प्लान प्रिपेयर कर रहा है। होपफुली अगले कॉप 30 से पहले जो ब्राज़ील बेलम में होने वाला है उससे पहले या तब तक वो लॉन्च भी हो जाए, और उसमें वल्नरेबल सेक्टर्स पे काफ़ी फोकस है। पर हाँ, अब जो चीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे बहुत निर्भर करता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स की, क्योंकि उसमें अडेप्टेशन की बहुत ज़रूरत है। हमें साइंस में भी इन्वेस्ट करना होगा, उसमें हम हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में जो मिशंस हैं उसमें नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर नॉलेज मिशन भी है। तो हमें इम्पैक्ट मॉडलिंग पे और भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और लोकल लेवल के रिजल्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम एक ट्रूली होलिस्टिक मल्टी हैजर्ड मॉडल बना सके जी, और स्लो और ऑनसेट इवेंट पे भी। बट हाँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और हमेशा से रहूँगी, और आई फील कि जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी है और जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सब मिलके इसमें काम करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी काम करेंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैली, थैंक यू सो मच डॉक्टर गोपाल सारंगी, आप स्टूडियो में आए और इतने इम्पॉर्टेंट इशू पर आप लोगों ने डिस्कशन किया। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी कुछ नए एक तरह से जानकारी हम कह सकते हैं कि हासिल हुई होगी इस बातचीत के बाद। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय आप हम तक भेज सकते हैं ddurduspecials@gmail.com पर। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। करोड़ों का घपला
करके माँ बेटे हुए फरार। माँ